नेशनल इनकम जब चैप्टर हम देखते हैं तो नेशनल इनकम एक आउटकम है, वन ऑफ द आउटकम्स है नेशनल इनकम अकाउंटिंग का। और नेशनल इनकम अकाउंटिंग करने की जिम्मेदारी बेसिकली देकर रखी है किसे? नेशनल इनकम अकाउंटिंग कौन करता है? CSO, it is Central Statistical Organization. Central Statistical Organization is governed by Ministry, ये इधर किधर गया? Ministry of Statistics and Planning and Implementation. Ministry of Statistics and sorry not planning, Program Implementation. ये हो गया नेशनल लेवल के ऊपर। बट हर एक स्टेट के लिए अपना एक SDES या DES होएगा। व्हाट इज इट? स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये अपने स्टेट का नेशनल इनकम मतलब स्टेट इनकम टू बी मोर प्रिसाइज बनाएगा। एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा कि नहीं देखा शायद, इनको मदद किया जाता है बाय CSO ओनली। CSO इनको हेल्प करता है जस्ट टू आइडेंटिफाई द थिंग्स। अभी जैसे कल हमने देखा था कुछ कॉन्सेप्ट। सबसे पहले जब हम इंडिया के बाउंड्रीज की बात करते हैं हमने ये भी देखा था व्हाट इज इंडिया। सो LOC जो लैंडलॉक एरिया है उसे लाइन ऑफ कंट्रोल से कवर किया जाता है, राइट। यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पर चाइना है और नेपाल एंड ऑल ये है, और इधर से पानी है। तो हमने देखा 14 नॉटिकल माइल्स तक के इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन का राइट्स है। सो ये पूरा इंडिया रहेगा। इसके अंदर जो भी प्रोडक्शन होगा विल कॉल इट एज डोमेस्टिक प्रोडक्शन, राइट है। इसको देखा जाए तो फैक्टर पेमेंट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है उसके लिए हम जो रिटर्न देते हैं उसे हम कहते हैं रेंट। लेबर के लिए दिया जाता है, लेबर टू बी मोर प्रिसाइज मैनुअल लेबर के लिए वेजेस दिया जाता है या मेंटल लेबर के लिए। बट मैकेनिकल लेबर के लिए या कैपिटल के लिए हम देते हैं इंटरेस्ट और प्रॉफिट दिया जाता है टू एंटरप्रेन्योर, राइट। और इन चारों में से दो या उससे ज्यादा भी कंबाइंड हो सकता है, उसे हम कहते हैं मिक्स्ड इनकम, राइट है। ये अगर इंडिया के टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर सब कुछ होता है तो इसे हम कहते हैं ग्रॉस। इंडिया की बाउंड्री के अंदर है तो इंडिया की बाउंड्री के अंदर है तो डोमेस्टिक और प्रोडक्ट, राइट। तो इट विल बी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें से अगर मैं डेप्रिसिएशन हटा दूं तो बन जाएगा नेट। ग्रॉस से डेप्रिसिएशन हटा दूं तो नेट बन जाएगा जो भी है, राइट है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। इसी के साथ साथ इसके अंदर अगर हम ऐड कर देते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और लेस कर देते हैं फैक्टर इनकम सेंड टू अब्रॉड, दोनों का नेट करके हमें मिलता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर ये पॉजिटिव है तो बढ़ाएगा और नेगेटिव है तो घटाएगा। और ये जीडीपी में ऐड या लेस करने के बाद जो हमें फिगर मिल जाए, नॉट ऐड नॉट लेस, ऐड, व्हाट इज इट? ग्रॉस, वेरी गुड, नेशनल प्रोडक्ट, राइट, GNP। और इसमें से ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन मैं लेस कर दूं, दैट विल बी नेट नेशनल प्रोडक्ट्स, राइट, प्रोडक्ट। ये चार कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, राइट। तो इसको हमने थोड़ा सा एक सर्कुलर फैशन में देख लिया था। सबसे पहले यहाँ था जीडीपी, इसे लेस कर दिया, डेप्रिसिएशन हमें मिल गया एनडीपी, राइट। इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दिया तो हमें मिलेगा जीएनपी। और यहाँ पर अगर हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दिया तो एनएनपी। और इन दोनों के बीच में रिलेशन है, लेस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। मतलब अगर आपको ये फिगर दिया है और आपको बोला यहाँ पे पहुंचो तो दो रास्ते, एक इसमें ऐड कर देगा डेप्रिसिएशन, मिल जाएगा आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और इसमें से अगर आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड रिड्यूस कर देते तो विल रीच एट जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और या फिर एक रास्ते के साथ दूसरा रास्ता ये भी है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लेस कर दिया जाए तो मिलेगा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसमें अगर मैं डेप्रिसिएशन जो पहले रिड्यूस होकर ये फिगर आया है वो ऐड कर दूं तो हमें मिलेगा जीडीपी। मैथमेटिकल जगलरी है सिर्फ, राइट है। सो ये चार कॉन्सेप्ट के साथ हमने दो कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस कर दिए थे। एक था फैक्टर कॉस्ट और दूसरा था मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पहुंचने के लिए कुछ ऐड और कुछ लेस करना पड़ता है। फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड करूं तो मार्केट प्राइस तक पहुंच सकता हूं? इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब प्रोडक्शन 100 रुपए का हो गया, गवर्नमेंट कहती है 18 रुपया, जीएसटी भरी, सो ऐड कर देंगे। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट कुछ मदद के तौर के ऊपर सब्सिडी भी प्रोवाइड करेगी। सपोज 12 रुपए हमने रिड्यूस किया तो 106 रुपए हमें मार्केट प्राइस मिल जाएगा, ठीक। और ऑब्वियसली मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पहुंचना है तो मार्केट प्राइस में ऐड कर दिया जाता है सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस कर दिया जाता है। इसके बीच में कॉन्सेप्ट और लाया है, बेसिक कॉस्ट।
मेरे हिसाब से नॉनसेंस कॉन्सेप्ट है, बिकॉज प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट टैक्स के बीच में डिस्टिंक्शन किया गया है। अभी प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट टैक्स में बेसिक डिफरेंस होता है क्रेडिट का, ये पता है क्या आपको? जीएसटी की अकाउंटिंग हुई है क्या कभी? जीएसटी के साथ अकाउंटिंग हुई है क्या? 11th में है ये जीएसटी, इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, राइट? सपोज मैं परचेज करता हूँ 100 रुपए की चीज और इस पे इनपुट सीजीएसटी 12%, 6%, 6%, सीजीएसटी एसजीएसटी 112 लगता है। ये जाएगा परचेज अकाउंट, ये जाएगा इनपुट सीजीएसटी को और ये जाएगा इनपुट एसजीएसटी को। फिर ये 100 रुपए की चीज हल्की सी प्रोसेस करके मैं 150 में बेचना चाहता हूँ, इस पे 12% कितना होगा? 18 रुपए। अच्छा सिंपल है, 10% 15 रुपया और 2% 15 2 30, 3 रुपया, तो 15 और 3 18 रुपया। सो 18 के दो टुकड़े हो जाएंगे 9 और 9, करेक्ट है? ये हो जाएगा आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। अब मैंने भर में दो ही ट्रांजैक्शन हुए, यू टेल मी मैं गवर्नमेंट को कितना जीएसटी का पैसा दूं? देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। कितना रुपया? यू से 3 रुपया। मुझे तो समझ में 3 रुपए कहाँ से आया? मेरे नाम से किसी ने कहीं भर दिया कि सुमित ने ये परचेज किया था और ये उसको 6 रुपए मिल गया, तो इसे हम कहते हैं इनपुट सीजीएसटी का क्रेडिट। सो मैं कहूंगा मेरी लायबिलिटी है, मैंने मनोज को गुड्स बेचे तो मनोज ने मुझे 9 रुपए दिए, तो गवर्नमेंट को बोलूंगा 9 रुपए मनोज से मिले हैं और ये 6 रुपए मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने सपोज आर्यन सॉरी प्रणव प्रणव से मैंने परचेज किया था, तो प्रणव को 6 रुपए देते, प्रणव ने मेरे नाम से गवर्नमेंट को 6 रुपया देकर रखा है, तो मैं रिड्यूस कर दूंगा और 3 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट को दूंगा। सेम अप्लाइज टू स्टेट गवर्नमेंट भी, यहां पर भी मैं 3 रुपया दे दूंगा। समझ में आ गया? अब जरा समझते हैं, ये वर्ड सुना है क्या होता है वैल्यू एडेड टैक्स? व्हाट डज इट मीन? प्रोसेस किया जाता है, तो वैल्यू एडेड टैक्स। मटेरियल 100 रुपए का था, आई प्रोसेस्ड अ बिट और मैंने 150 में सेल किया, राइट? सो 50 रुपए इज माय वैल्यू एडिशन, तो 50 रुपए का ही मेरा टैक्स भरना चाहिए। टैक्स का रेट 12% हमने देखा था, तभी 6 आ गया और 9 आ गया, राइट है? सो जो एडिशन है मेरा वैल्यू का 50 रुपए, इसका 12% कितना होता है? 6 रुपया। सो मैंने भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 और स्टेट गवर्नमेंट को भी 3 6 रुपए दिया। सो ये है आपका जीएसटी का वैल्यू एडिशन का इम्प्लीकेशन। पहले का समय जब हमारे पास कुछ टैक्सेस ऐसे थे जिनका क्रेडिट मिलता था, जैसे सर्विस टैक्स, सेनमैट, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता था, एक्साइज टू बी मोर प्रिसाइज, और कुछ टैक्सेस ऐसे थे जिनका कोई क्रेडिट मिलता ही नहीं था, जैसे ऑक्ट्रॉय, एलबीटी, लोकल बॉडी टैक्स, या एंटरटेनमेंट टैक्स, या रॉयल्टी के ऊपर अलग से टैक्स लगता था, रॉयल्टी टैक्स यूज्ड टू कॉल इट, वो ये सारे टैक्सेस का क्रेडिट नहीं मिलता था। तब प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट टैक्स में फर्क आता था। प्रोडक्शन टैक्स होता था एक्साइज, प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स लगेगा, और प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स कब लगता है? जब सेल होता था, तो उसे हम कहते थे सेल्स टैक्स। ओके, सो ये दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन था। अब एक्साइज भी गायब, सेल्स टैक्स भी गायब, एक ही टैक्स आ गया, जीएसटी। नाम भी है वन कंट्री या वन नेशन वन टैक्स। बहुत आगे आ गया, मुझे पता है। व्हाट इज दिस पेज नंबर 9, 6.9, 2 मिनट के लिए आओ। ओके, और कंफ्यूजन देखो क्या कर दिया इन्होंने। फैक्टर कॉस्ट हमें पता है, मार्केट प्राइस हमें पता है, बेसिक प्राइस कभी नहीं बताया। ओके, नोबडी कुड एवर हैव टॉट यू, बिकॉज़ ये कॉन्सेप्ट अभी इतना जिंदा है ही नहीं। एट दिस स्टेज, मतलब ये सारा पढ़ने के बाद, हमने पढ़ा नहीं है, सिर्फ समझा है। वी नीड टू क्लियरली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट्स मार्केट प्राइस, फैक्टर प्राइस या फैक्टर कॉस्ट एंड बेसिक प्राइस। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में कहीं तो बेसिक प्राइस आनी चाहिए, राइट है? अब देखो, देखते हैं। जीडीपी एट बेसिक प्राइस एक्सक्लूड्स कोई भी टैक्स ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोड्यूसर रिसीव्स फ्रॉम द परचेजर एंड पासेस ऑन टू गवर्नमेंट, जैसे जीएसटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, but includes any subsidies the producer receives from the government
एंड यूजेस टू लोअर द प्राइस चार्ज टू द परचेजर्स। इन शॉर्ट ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब, फैक्टर कॉस्ट में किसी भी तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स ऐड मत कीजिए, राइट, और लेकिन सब्सिडीज रिड्यूस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको जो प्राइस सामने वाले को चार्ज करना है वो थोड़ा सा गिरावटी दिखेगा, कम प्राइस के ऊपर आप सेल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो एनर्जी एफिशिएंट है, तो गवर्नमेंट को बोलेंगे देखो इंडिया का भला हो रहा है, तो दो पैसे मुझे भी कमाने दो, थोड़ा सा रेट गिरवा दो, तो सब्सिडी गवर्नमेंट देगी। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं मैं थोड़ी देर के बाद। एंड यूजेस टू लोअर द प्राइसेस चार्ज टू परचेजर्स, तो परचेजर को हम जो पहले फैक्टर कॉस्ट ले रहे थे उसमें गवर्नमेंट ने क्योंकि मदद कर दी, हम थोड़ा प्राइस कम चार्ज करें, इज इट फाइन? इसमें इनडायरेक्ट टैक्स नहीं आता, इन्होंने कहा। इन सिंपल टर्म्स बेसिक प्राइस मींस इज सब्सिडाइज्ड प्राइस विदाउट टैक्स। यहां तक मस्त चल रहा। आगे बेसिक प्राइस का मतलब क्या है? फैक्टर कॉस्ट माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, ये भी ठीक है। ये कहां से आ गया? ये वहां से आया जहां पे सेंट्रल वैल्यू टैक्स सेनवैट या एक्साइज ड्यूटी जिंदा है, इंडिया में नहीं है अभी, तो ये कॉन्सेप्ट किसी काम का नहीं बचा। समझा मुझे क्या कहना है? दूसरा, रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड बेसिक प्राइस। तो बेसिक प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का रिलेशन तो पैदा हो चुका है। बेसिक प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, दैट इज टू से फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स। फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन टैक्स आपने ऐड किया माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी कर दिया, तो इक्वल है बेसिक प्राइस। इन शॉर्ट ये रिपीट किया। जो पहले एक गलती थी यहाँ पर मॉड्यूल में, गलती है देखो, जो यहाँ पर गलती थी वो यहाँ पर रिपीट की। उसके बाद रिलेशन बिटवीन बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइस। अब सीधी सी बात है, अगर ये पैरा हम सही मानते और इसको 2 मिनट ध्यान नहीं देते, तो फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी इज प्राइस, टू बी मोर प्रिसाइज बेसिक प्राइस। और इसमें आप अभी नहीं चार्ज कर, लेकिन मार्केट में ले जाओगे तो जीएसटी तो लगने ही वाला है, वो मैं ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा मार्केट प्राइस। समझ में आया? अब आगे रिलेशनशिप बिटवीन बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस। तो बेसिक प्राइस में प्रोडक्ट टैक्स ऐड कीजिए, जो हम कर भी रहे, और प्रोडक्ट सब्सिडी लेस कीजिए, तो मार्केट प्राइस आपको मिलेगा। अब प्रोडक्शन सब्सिडी और प्रोडक्ट सब्सिडी ये दोनों में फर्क क्या है? बीड, डू यू नो? बीड जिला बीड इंडस्ट्रीज नहीं है इतना खास वहां पे, राइट है? तो गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए? रीजनल इंबैलेंस अवॉइड करने के लिए, रीजनल इंबैलेंस समझता है क्या? कि संभाजीनगर ग्रो हो रहा है, मुंबई बहुत ग्रो हो रही, पुणे थोड़ा कम ग्रो हो रहा है उससे, लेकिन अच्छा ग्रो हो रहा है, नासिक थोड़ा उससे कम, संभाजीनगर उससे कम, बीड और भी कम। सो भाई बीड में ग्रोथ कैसे लाए? तो भाई बीड में लोगों को आने के लिए अट्रैक्ट करो। तो अट्रैक्ट करने के लिए आज की डेट में अच्छा रास्ता होना चाहिए, पानी होना चाहिए, नहीं वहां पे, तो क्या करें? यहाँ पर लैंड का रेट चलता है, इंडस्ट्रियल एरिया की बात करता हूँ, अराउंड 1.2 1.3 CR पर 44,000 स्क्वायर फीट, जिसको 1 एकड़ का एरिया बोला जाता है। सो बीड में काम करो, वो इतना महंगा नहीं रहेगा, उसको बहुत कम दामों पे, लिटरली 5-10 लाख रुपए में 1 एकड़ मिल जाएगा इंडस्ट्रियल लैंड। खेती नहीं करना उसके ऊपर, तो लोग आना चाहिए। ये सब्सिडी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है, प्रोडक्शन के ऊपर है। समझ में आ रहा है? ये सब्सिडी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है, प्रोडक्शन के ऊपर है। और वहां पे या यहाँ पे कहीं पर भी ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जिससे एनर्जी गर्मी होता है, जिससे एनर्जी एफिशिएंसी आती है। क्योंकि एनर्जी एफिशिएंसी आती है, सो गवर्नमेंट कहती है कि तुम्हारा प्रोडक्शन जैसे भी चल रहा है चलने दो, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर हम 2 रुपया कम कर देते हैं। जैसे तुमने कहाँ प्रोडक्शन किया फर्क नहीं पड़ता, कैसे प्रोडक्शन किया फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी गाड़ी ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो हम 20,000 रुपया कम कर देंगे। तो आपने प्रोडक्शन भी नहीं, प्रोडक्ट के ऊपर सब्सिडी दिया, राइट? सो वो आपको रिड्यूस करना है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर कहीं एक्सप्लेन ही नहीं किया, सीधा लिखवा दिया। सो प्रोडक्ट सब्सिडी आप रिड्यूस करोगे तो आपको मार्केट प्राइस मिल जाएगी। इसका मतलब सब्सिडी में और टैक्सेस में इन्होंने 2 टुकड़े कर दिए। सब्सिडी को 2 सब्सिडी में बांट दिया, एक प्रोडक्शन सब्सिडी और एक प्रोडक्ट सब्सिडी। और टैक्सेस में भी, इंडायरेक्ट टैक्सेस में भी 2 टाइप के टैक्सेस लगा दिए, एक प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्ट टैक्सेस। और अभी मैं बताऊं, प्रोडक्शन टैक्सेस एग्जिस्ट ही नहीं करते, सिर्फ प्रोडक्ट टैक्स लगता है। प्रोडक्शन का टैक्स नहीं लगता आजकल, अभी प्रोडक्ट पर टैक्स लगता है, सीधा जीएसटी। समझा? तो कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिडंडेंट रहेंगे जो बाकी कॉन्सेप्ट के साथ मेल नहीं खाएंगे। तो अरे बहुत ही कंफ्यूजन है बट कांट हेल्प इट। मेरा काम इतना ही कि अवॉइड कर दूं, बाकी कॉन्सेप्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैं नोट्स में इसको छोटा सा जगह दिया भी है। अभी आ जाते पीछे। आपको याद है हाइपर इन्फ्लेशन कौन से कंट्री की बात करी थी मैंने? और आंकड़ा याद है? 87.9 पेंटिलियन या 60 ट्रिलियन? 6 ट्रिलियन, राइट है? बट ये मैंने इसलिए पूछा, ये एग्जाम में नहीं आता है, बट 10th चैप्टर जो है ना आपका,
उसमें से हंड्रेड्स ऑफ मतलब आंकड़े ही आंकड़े हैं, ये याद रखना पड़ता है। अचानक से पूछ लेते हैं 9th 5 ईयर प्लान के अंदर के क्या ऑब्जेक्टिव क्या अचीवमेंट हुआ, और उसमें नीचे आंकड़ा 4 दिए हुए तो उसमें से एक टिक करना पड़ेगा। यू नीड टू रिमेंबर, ये बार बार रिपीट करना पड़ेगा। कल जो आंकड़ा देखा वो किसी काम का नहीं है, जस्ट एक मुझे सेंस देना था आपको कि इन्फ्लेशन इज नॉट गुड, ग्रोथ और इन्फ्लेशन सिनोनिमस नहीं है, जो आपकी उम्र में लगता है, विच इज एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो यहाँ तक हम देख चुके थे यूजफुलनेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट। ये रटना नहीं है लेकिन समझना जरूर है। जैसे यहाँ से एक चीज हमको समझ में आ गई कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में इवननेस जितना ज्यादा रहेगा उतना बेहतर रहेगा। क्या ये नेशनल इनकम से समझता है? हाँ समझता है। क्या सेक्टोरल ग्रोथ समझता है? हाँ समझता है। कैसे कि नेशनल इनकम को 3 सेक्टर्स में वैसे ही डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। और प्राइमरी को भी इंडस्ट्री वाइज, सेकेंडरी को भी इंडस्ट्री वाइज और थर्ड टर्सरी को भी इंडस्ट्री वाइज डिवाइड किया जाता है, जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फोकस करने में हेल्प हो जाती है कि कौन से सेक्टर को ध्यान देने की जरूरत है। अभी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम ये आपका 100% समझा के हो चुका है, जस्ट हम रीड करके आगे निकल रहे, एक आध पॉइंट ना मिस हो जाए इसलिए फटाफट पढ़ रहा हूँ। We begin our discussion with the basic measure of output, that is gross domestic product। तो gross domestic product basic measure of output है, और GDP। The production side of the economy transforms input in such as labor, capital into output known as GDP। Input such as labor, capital are called factors of production। कितना factors of production आपको पता है? 4। क्या क्या है? लेबर है, कैपिटल है, और दो कौन से हैं? लैंड और एंटरप्रेन्योर, राइट। एंड द पेमेंट्स मेड टू फैक्टर्स सच एज वेजेस फॉर लेबर, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट पेमेंट्स आर कॉल्ड फैक्टर पेमेंट्स। और दो कौन से पेमेंट्स बाकी है? इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अभी जीडीपी, दो चीजें, नॉमिनल जीडीपी या जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ओके, नॉमिनल का मतलब क्या रहेगा? आज के प्राइसेस के हिसाब से। क्या इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है? हाँ। मार्केट प्राइस, हाँ। नॉमिनल जब भी आता ना बेटा, नॉमिनल वर्ड के अंदर आज का रेट है, इसको बेसिक रेट पे जब आप शिफ्ट करते ना, नया वर्ड आ जाता है रियल। कल मैं एकदम लास्ट में 2 मिनट में डिस्कस किया था, याद है? ठीक है, तो आज समझाई दूंगा, डोंट वरी। सो नॉमिनल जीडीपी मतलब आज के प्राइस के ऊपर, आज के गुड्स का प्रोडक्शन जो हुआ है उसकी वैल्यू आज के प्राइस के ऊपर। आज की प्राइस इन्फ्लेटेड होगी, महंगाई इसमें इनकॉर्पोरेटेड होगी। 100 रुपए की चीज जो अभी 210 रुपए में मिल रही है कुछ सालों बाद, तो 210 रुपए से यहाँ मल्टीप्लीकेशन हुआ है। GDP is the value of all final goods and services produced in the country within a given period। although यहाँ given period बोला है, ये period होता है एक year, to be more precise इसे हम कहते हैं fiscal, financial calendar। okay, it includes the value of goods produced such as houses, mobile houses and mobiles, and the value of services such as telecom, health insurance etc। The output of each of these is valued at its market price। ये market price पे value होता है, and the values are added together to get GDP MP। yes। अब ये जो डेटा है सिर्फ डेटा है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइस, देखो मैंने बोला था आज की प्राइस नॉमिनल, करंट प्राइसेस आज जो कीमतें मार्केट में चल रही है। हाँ, अभी इंडिया में ना 2 टाइप के प्राइसेस चलते हैं, एक होता है WPI और दूसरा होता है CLI। सुना है कि ये WPI इज होलसेल प्राइस इंडेक्स और CLI इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। दुनिया भर की कंट्रीज में जीने की कॉस्ट CLI से निकाली जाती है, इंडिया में WPI से निकाली जाती है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब होलसेल में थोड़ी ना प्याज मुझे मिलेगा, मैं 1 किलो लेने जाऊंगा, आलू थोड़ी ना मिलेगा मुझे होलसेल में, कोई भी चीज होलसेल में नहीं, मुझे रिटेल में मिलेगी। बट रिटेल प्राइस का इंडेक्स निकालना इंडिया जैसी कंट्री में नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी, राइट। सो छोटी मोटी कंट्रीज में होलसेल प्राइस इंडेक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आसानी से मिल जाता है, इंडिया में होलसेल प्राइस इंडेक्स भी मुश्किल से मिलता है, CLI तो दूर दूर की बात है, बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। सो इंडिया में आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग बेसिकली होलसेल प्राइस इंडेक्स से ही डिनोट की जाती है। सो यही है आपके करंट प्राइसेस इन Q1। Q1 क्या होता है? फर्स्ट क्वार्टर वी स्टार्ट्स ऑन फर्स्ट ऑफ अप्रैल से 30th of June तक के of 2022-23 is estimated at 64.95 lakh crore as against 51.27 lakh crore in Q1 of 21-22, showing a growth of 26.7% as compared to 32.4% in Q1 of 21-22। कैलकुलेटर है? अब देखो आपके पास एक फिगर है 64.95, ये 2022
23 के Q1 के एस्टिमेटेड, नॉट एक्चुअल, एस्टिमेटेड आउटपुट है जीडीपी है 64.95 लाख करोड़ को छोड़ दिया मैंने, लेकिन वही 51.27 था 21-22 में, 51.27। मुझे बताइए ग्रोथ कितनी है एब्सोल्यूट फिगर्स में? 13.68, 13.68 लाख करोड़ रुपीस का ग्रोथ है। अब इन्होंने परसेंटेज में क्या बोला, किधर गया परसेंटेज, हाँ 26.7। ये परसेंटेज किसके साथ जोड़ू 26.7 आएगा, 64 के या 51 के? करो मत, बताओ मुझे लॉजिकली, अरे करो मत बोल रहा ना। ये एब्सोल्यूट ग्रोथ है, ये बोल रहा है 26.7 है, इसके कंपैरिजन में 26.7 है या इसके कंपैरिजन में 26.7 है? जीडीपी डिफरेटर में कॉन्सेप्ट काम आएगा इसलिए पूछ रहा हूँ। ओके ठीक है, चलो मैं तुमको एक सवाल पूछता हूँ। मैं दूध बेचता हूँ, मेरा दूध का रेट है 60 रुपीज लीटर, ओके, और मैंने 66 रुपया कर दिया अभी, तो मैंने 6 रुपये बढ़ाए। अब 6 रुपया 60 रुपए के हिसाब से और 6 रुपया 66 रुपए के हिसाब से परसेंटेज की अगर बात करूं तो दिस इज 10% एंड दिस इज 9.09%। तो अगर कोई बोलता है कि अरे सुमित जो दूध वाला है उसने रेट बढ़ाया 10% से बढ़ाया, 9.09% से बढ़ाया, आप मार्केट में बैठे हो, आप डिस्कशन कर रहे हैं कट्टे पे बैठ के मेरे धंधे के बारे में जो होता है, यू से 10% से बढ़ाया, कोई है दूसरा 9.09 या सभी 10 है, या सोच रहे यू से 10%, इसका मतलब 60 से 66 हो रहा है, तो जो ओरिजिनल प्राइस थी उसके साथ ग्रोथ को कंपेयर किया जाए, राइट? सो जो ग्रोथ है वो ओरिजिनल प्राइस के साथ कंपेयर होगी, ना कि इसके साथ, समझा? नाउ यू टेक कैलकुलेटर, 13.68 अपॉन 51.27%, 13.68 अपॉन 51.27%, कितना? अरे परसेंट दबाना था तुमने, परसेंट दबाएंगे, इनटू 100 कर दो, 13.68 divided by 51.27, 26.23 है क्या? 23.88, ये तो 26.7 बता रहा है, 64, फिर कहाँ से आ रहा है 23? 13.68 divided by 51.27%, 26.68 क्या रे? Oh sorry, this is 26.7%, which is this, समझा? सो जब भी आप परसेंटेज ग्रोथ लेते हो ना, ओरिजिनल से कंपेयर किया जाता है, ना कि जो हुआ उससे, ओरिजिनल से कंपेयर किया जाएगा, ना कि जो नया प्राइस है उससे, उसके साथ नहीं कंपेयर किया जाएगा, समझा? इसका मतलब अगर आपको 51.27 21-22 का Q1 का दिया है और ये बोला है आगे एज कंपेयर टू 32.4% जो 21-22 का ग्रोथ था, इसका मतलब 32.4 2021 के कंपैरिजन में यहाँ पर पता नहीं कितना, और ये ग्रोथ बताया गया 32.4। क्या आप मुझे ये फिगर दे सकोगे? चाहिए नहीं, दे सकोगे? यू से 51.27 प्लस 32.4%, आंकड़ा बढ़ेगा छोटा होगा? बढ़ेगा। सो सपोज 55 आ गया, सो आप बोल रहे हो 20-21 में 55 लाख था, 55 लाख करोड़, और 21-22 में 55 का 51 हो गया, और फिर भी ग्रोथ हो गया, स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। यहाँ 51 मराठी आंकड़े समझता का, 51 बोलूं या 51 बोलूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 51 ही बोल क्या? ओके, तो 51 का 64 का ग्रोथ दिख रहा है, तो आप बोल रहे 55 का 51 का डिग्रोथ होना चाहिए, ये तो ग्रोथ दिख रहा है, मतलब ये आंकड़ा बहुत छोटा होना चाहिए। 51 32% बड़ा है, तो ये छोटा होना चाहिए, 40 से भी छोटा शायद हो सकता है, या 41-42 के आसपास आएगा। अब देखते हैं कैसे आएगा। सो सपोज ये एक्स है, हमें पता है ग्रोथ कितना हुआ, कितना नया है 51.27 माइनस ओरिजिनली क्या था पता नहीं, और हम कंपेयर किससे करते हैं, ओरिजिनल से या नए से, विच वाज x मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आंसर क्या आ गया हमारा 32.4, 32.4। अभी हमको ढूंढना है, तो 32.4 ये 51.27 माइनस x लाख करोड़
ये आएगा 0.324, 100 से डिवाइड कर दिया और ये x उधर मल्टीप्लिकेशन को चला जाएगा, सो ये x उधर चला जाएगा तो इट विल बी 51.27 इज इक्वल टू 1.324x, सो x आ जाएगा 51.27 डिवाइड बाय 1.324, 38.72. So quarter one analysis 2022-23, 2021-22 और 2020-21 फिगर्स यहाँ पे हमारे पास है 38.7, 51.27 और 64.95। ये डेटा आपको दिया है और अब आपको बोला है ग्रोथ हुआ है, हाँ हुआ है, कितना परसेंट हुआ है, टेल मी। लो कैलकुलेटर, 51.27 minus 38.7 divided by 38.7%, 32. मैं 5 लिख देता हूँ बस एक राउंडिंग पर्पस के हिसाब से। ये हो गया Q1 2021-22 का ग्रोथ और 51.27 से 64.95 चला गया 22-23। कितना ग्रोथ है आपने देखा 13.68, बट फिर भी देख लो कैलसी पर 64.95 माइनस 51.27 डिवाइड बाय 51.27, बेस ये है ना, कितना है 26.7%, राइट है। और यही फिगर्स थे मॉड्यूल में है आपके सामने, समझ में आ रहा है। सो आप जब इसकी बात करोगे इससे कंपेयर करोगे, लेकिन जब आप इसकी बात करोगे इससे कंपेयर करोगे और ये पीछे से चलते आता है, इसी को हम कहते हैं लिंक रिलेटिव। इंडेक्स नंबर में कॉन्सेप्ट है आपका जो स्टैटिस्टिक्स का लास्ट चैप्टर जो यहाँ पर काम आएगा, अभी उसका कॉन्सेप्ट आपका हुआ नहीं इसलिए मैंने ये बताया, समझा। फिर से एक बार, ये डेटा किसी काम का नहीं है अभी के लिए, यस। अब ये 32.5% ग्रोथ कब हुआ, 20-21 में या 21-22 में, 21-22 में, और 22-23 में 26.7। क्या हम बोलेंगे खराब ग्रोथ है? एक्चुअली देखा जाए आंकड़ों के हिसाब से तो हाँ, लेकिन 21-22 की ग्रोथ 20-21 के क्वार्टर वन की कंपैरिजन में है। 20-21 का क्वार्टर वन था अप्रैल 2020 से लेकर जून 2020 तक के, राइट है, अग्रीड और नॉट। यहाँ तो इंडिया लॉकडाउन में थी, राइट और नो। सो लॉकडाउन के फिगर के कंपैरिजन में आपने 32% ग्रोथ किया है, विच इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट। धंधा बंदी था, उसके कंपैरिजन में जो ग्रोथ आया वो बहुत बड़ा नहीं है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये ग्रोथ उससे खराब है, हम बोलेंगे कि ये ग्रोथ इसके कंपैरिजन में अच्छा हो गया। एनालिसिस भी आएंगे क्वेश्चंस एनालिसिस के लिए। ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट अभी के लिए? ये डेटा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, जो डेटा ध्यान रखना है मैं खुद बोलूंगा कि याद कर लो, 4 बार मैं रिवाइज कर दूंगा। अब ये आंकड़ा मैं वापस कभी नहीं पूछूंगा कि 64.95 लाख आ गया आपके क्वार्टर वन ऑफ 22-23 वगैरह, छोड़ दो। आ गया रियल जीडीपी के ऊपर, जो अभी तक हमने किया उसका एप्लीकेशन। नॉमिनल जीडीपी इंक्रीजेस ओवर टाइम फॉर 2 रीजंस, मैं बता चुका हूं ये कल भी। एक, प्रोडक्शन इंक्रीजेस, दूसरा प्राइजेस इंक्रीज। अगर प्रोडक्शन बढ़ता है इट्स अ वेरी गुड साइन, बट प्राइस बढ़ती है इट इज नॉट दैट अ गुड साइन, इतना अच्छा साइन नहीं है। बट नॉमिनल जीडीपी दोनों के बढ़ोतरी की वजह से इफेक्ट होता है। अगर मैं कंट्री के वेलबींग का आंकड़ा निकालना चाहता हूँ तो इसका इफेक्ट को मुझे कैंसिल आउट करना पड़ेगा, राइट। ये कैंसिल आउट करने के बाद ही हमको समझ में आएगा कि जो ग्रोथ हुआ है वो सूजन है या एक्चुअल ग्रोथ है। If our goal is to measure production and its change over time, we need to eliminate the second effect of increasing prices on our measure of GDP. That's why real GDP is constructed as the sum of all the quantities of final goods time constant. Constant के बजाय हम बोलते हैं करंट प्राइसेस के बजाय जो कांस्टेंट प्राइसेस है वो। अब कांस्टेंट प्राइस का मतलब क्या होता है? ऐसी प्राइस जो एक बेस ईयर में कंसिडर की जाती है। डू यू अंडरस्टैंड बेस ईयर? इंडेक्स नंबर आपका 11वीं बारे में भी हुआ नहीं है क्या? तो उधर बेस ईयर, करंट ईयर, ये तो याद होगा ना।
समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इनटू 100, ये है P01 ब्रैकेट में L, L स्टैंड्स फॉर लास्ट पेयर, अब P स्टैंड्स फॉर पास्ट से, याद आ रहा है ऐसा कुछ कच्चा पक्का, फिशर, मार्शल, आइडियल इंडेक्स नंबर एंड ये, राइट। तो इसमें जो 0 होता है ना, ये बेस ईयर होता है, और 1 जो होता है वो करंट ईयर होता है। सो हमें बेस ईयर के प्राइसेस लेने हैं, मतलब आपका बेस ईयर है 1991, 92 अज्यूम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है अभी के लिए, 91 92, और हम 98 99 की बात कर रहे हैं। आपकी कमोडिटी एक्स है और कमोडिटी एक्स के प्राइसेस, सपोज कमोडिटी एक्स पहले 120 यूनिट बनती थी और उसका प्राइस था 12 रुपए। सो आप कमोडिटी एक्स के रिलेशन में जो इनकम हुआ दैट विल वुड हैव बीन 1440, अग्रीड और नॉट, है ना। अब 98 99 में आपका प्रोडक्शन 120 से बढ़कर 150 हो गया है, करेक्ट है, और प्राइस है आपकी 98 99 में से 18 रुपीज। व्हाट इज 18 इंटू 150? 270, या 270 और ऊपर एक जीरो रहेगा, 2700, राइट। जनरली हम इसकी तरफ ही ध्यान देते हैं, राइट, और हम कहेंगे अरे ग्रोथ कितना हुआ, 15 1260 रुपया ग्रोथ हुआ, करेक्ट है। सो 1260 इन कंपैरिजन टू 1400 या 2700, आप बताओ परसेंटेज ग्रोथ मुझे चाहिए। 1260 ग्रोथ, राइट है, 1440 प्लस 1260 2700 आता है। 1440 रुपीज हम प्रोड्यूस करते थे, अब 1260 ऐड होके 2700 प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हो गया एब्सोल्यूट ग्रोथ। अगर परसेंटेज ग्रोथ मुझे चाहिए है, सो 1260 डिवाइड बाय कुछ तो भी मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट कुछ तो भी 2700 या 1440, ये पूछ रहा हूं मैं, बिकॉज वो बेसिक ईयर है ना, है ना। नाइस नाइस, 1440 इनटू 100, परसेंटेज निकाल के दो, 87.5, 87.5% ग्रो हुआ। सो हम कहेंगे भैया हमारा टोटल इनकम 87.5 से ग्रो हुआ, बट ये सेंटेंस में एक प्रॉब्लम है, हमारा इनकम नहीं, महंगाई भी ग्रो हुई, समझ में आ रहा है। सो हम कहेंगे हमारा इनकम, दैट इज नेशन की बात करें, हमारा प्रोडक्टिविटी 120 से 150 हुआ, दैट इज 30 ही बढ़ा है, किसके कंपैरिजन में, 120 के कंपैरिजन में, 120 इनटू 100, राइट है, तो कितना आएगा 25%। भाई साहब समझिए, 87.5% में से 25% इज एट्रीब्यूटेड बाय प्रोडक्शन, बाकी जो भी डिफरेंस आएगा जितना भी आता है 25 25 50 अराउंड 62.5, ये सारा प्राइस की वजह से आया है। सो हमारी ग्रोथ वो नहीं, ये सही है, तो ये हम कहेंगे हमारा है नॉमिनल जीडीपी, समझा। और रियल जीडीपी क्या आएगा हमारा, 150 इंटू 12, समझा, दैट वुड हैव बीन 1800 इज योर रियल जीडीपी, क्लियर हुआ। सो हमारा नॉमिनल जीडीपी इज 2700, जबकि रियल जीडीपी इज 1800, राइट। 150 रुपए बेसिक प्राइसेस पे लाऊं तो कितने पे आएगा, 1800, समझे, मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट प्राइसेस, दैट्स व्हाई रियल जीडीपी इज कंस्ट्रक्टेड एज सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज, जो अपने केस में हो गई 150 ऑफ द फाइनल गुड्स, टाइम्स टाइम्स मतलब मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट व्हिच इज 12, समझा, क्लियर है। रादर देन करंट प्राइसेस में नहीं आएंगे, 18 नहीं आएगा, राइट है। अब इसमें थोड़ा सा आगे जाता हूं, $2700 upon 1800 into 100, this would be 150%, एग्जैक्ट 150 आना चाहिए, मैंने आंकड़े बहुत सोच के लिए, इट्स 150। ये जो 150 है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, ये एक साल में पैदा कीजिए और इसको जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, एफसी वाला, एमपी वाला, जो सारी चीजें उनको डिवाइड कीजिएगा, तो आपको दिया है नॉमिनल एनएनपी, डिवाइड कीजिएगा उसे 150 से, आपको मिल जाएगा रियल एनएनपी, समझा। ये जो डिवाइड 150 किया ना, इसी को हम कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। व्हाट इज डिफ्लेटर, जो इन्फ्लेट हुआ है उसको खींच के नीचे ला रहा है,
जो बढ़ गया फिगर उसको खींच के सही फिगर पे ला रहे हैं, समझा? चलो पढ़ते हैं। रियल जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट। तो रियल जीडीपी, जीडीपी तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, बट रियल के लिए हमने ये वर्ड यूज किया एट कांस्टेंट। अभी एट कांस्टेंट 11-12 प्राइजेस इन क्वार्टर 1 2022-23। इस स्टेटमेंट का आगे का छोड़ दो, इस स्टेटमेंट का मुझे अच्छे से मतलब समझो कि क्या बोल रहे हैं, कौन सी प्राइस है, कौन से टाइम का प्रोडक्शन है, मुझे नहीं समझ रहा, आप बताओ। तुम अगले लाइन में घुस गए बेटा, मुझे ऊपर की लाइन पे बताओ, ये आंकड़े जो भी आएंगे वो क्या रहेंगे? रियल जीडीपी मतलब ये नॉमिनल नहीं है, मतलब ये करंट प्राइसेस पे है या नहीं है? करंट प्राइसेस पे है या नहीं है? ये रियल है, नॉमिनल नहीं है। रियल मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन। तो प्राइसेस का इफेक्ट नहीं लाना, तो आज की प्राइसेस नहीं लेंगे। तो रियल जीडीपी मतलब बेस ईयर के हिसाब से प्राइसेस या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइसेस इन 2022-23 के क्वार्टर 1 में जो प्रोडक्शन आया है एट कांस्टेंट प्राइसेस, जो प्राइसेस 2011-12 में प्रीवैलेंट थे। तो 2011-12 आपका बेस ईयर हो जाता है। तो आपके जो भी प्राइसेस है 22-23 में उसको छोड़ो, 11-12 के प्राइस के हिसाब से हमारा प्रोडक्शन आ रहा है 36.85 लाख करोड़। ओके, अब क्या इसका मतलब है, नॉमिनल जीडीपी 36.85 लाख करोड़ से कई गुना ज्यादा बड़ा होना चाहिए। रीजन, प्राइसेस काफी बढ़ गए 2011-12 के कंपैरिजन में, राइट? मुझे अच्छे से याद है 11-12 में मैं पेट्रोल जब अगर कार में भरवाता था, उस समय पेट्रोल वाला था, सो इट वाज अराउंड 60-62 के आसपास, और अभी डीजल जो भरा तो 93, 94, 95 के आसपास है, और पेट्रोल भर रहा हूँ तो 105-106 रुपए के आसपास। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, समझनगर की, राइट है? सो महंगाई तो अराउंड डबल हो गई है। तो करंट प्राइसेस के हिसाब से नॉमिनल जीडीपी 36.85 नहीं, कई ज्यादा होता था, राइट है? 2022-23 का 36.85, 2022-23 का 64.95। अरे ये क्या है? ये जीडीपी एट करंट प्राइस है। क्वार्टर 1 ऑफ 22-23 64.95, बट यही 22-23 का क्वार्टर 1 नॉट एट करंट प्राइस बट एट बेस प्राइस या कांस्टेंट प्राइस वुड बी 36.85 लाख करोड़। समझा क्या? एट as against 32.46 lakh crore in quarter 1 2021-22, showing a growth of 13.5% as compared to 20.1% in quarter 1 21-22। थोड़ी देर पहले हमने ये ग्रोथ 13.5 नहीं 26.7% देखी थी। तो 26.7% ग्रोथ और 13.5% ग्रोथ, ये है सिर्फ प्रोडक्शन की वजह से की ग्रोथ, ये है प्रोडक्शन और प्राइसेस दोनों की वजह से की ग्रोथ। ये ग्रोथ रियल जीडीपी की है, ये ग्रोथ नॉमिनल जीडीपी के क्वार्टर 1 के। समझा क्या? कंफ्यूज्ड हो? कंफ्यूज्ड हो? क्या प्रॉब्लम है? कोई है जिसको थोड़ा बहुत समझा है? ठीक है, 2011-12 के बेसिक प्राइस है, कोई भी एक कमोडिटी की रैंडम प्राइस अपन पकड़ते 15 रुपए, ठीक है? अब 2022-23 में ये प्राइस 15 तो नहीं रहेगी, अज्यूम करो 25 रहेगी, ठीक है? अब 2021-22 में ये प्राइस सपोज 24 या 23 रुपया थी, ठीक? ये है प्राइस। क्वांटिटीज की बात करते हैं, यहाँ की क्वांटिटी किसी काम की नहीं मेरे अभी के लिए। 22-23 में मेरा प्रोडक्शन हो गया 100 यूनिट्स का, और 21-22 में यही प्रोडक्शन 85 यूनिट्स का था। समझा? अब मैं जीडीपी निकाल रहा हूं। अब जीडीपी हमने देखा, एक होता है नॉमिनल और दूसरा होता है रियल। अग्रीड और नॉट? नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या है? सिंपली कितने रुपए पे कितने यूनिट्स बिकते हैं। कितना हो गया? 2500। और इस साल का कितना हो गया? आई डोंट नो, 23 into 85, ये फिगर्स ऐसे ही लिए आंकड़े।
1955। मुझे बताए प्रोडक्शन में परसेंटेज ग्रोथ कितना हुआ। 2500 माइनस 1955, दैट विल बी 545। सो ये ग्रोथ 545 डिवाइड बाय 1955 मल्टीप्लाइड बाय 100 आएगा। बोलो 27.87। इज इट फाइन अप टिल नाउ? सो ये कह रहे हैं भैया क्वार्टर वन ऑफ 22-23 का ग्रोथ हमको 27.87 दिख रहा है इन कंपैरिजन टू 21-22। किसका? नॉमिनल का। ठीक है, अब अपन रियल की बात करते हैं। रियल जीडीपी मुझे आप लोग फाइंड आउट करके दो। प्रोडक्शन तो 100 ही हुआ है, बट ये बोलते हैं प्राइसेस ये मत पकड़ो, प्राइस वो पकड़ो, राइट? तो 100 इंटू 1500 नाइस, और 85 इंटू 15 1275। अब मुझे बताओ ग्रोथ कितना होगी अपॉन 1275 इंटू 100, 17.64%। थोड़ी देर पहले मैंने देखो एक अंडरलाइन करवाई थी चीज, 27 या 26.7% एक था और दूसरा था 13.5%। ये है रियल ग्रोथ और ये है नॉमिनल में ग्रोथ। और हमने देखा नॉमिनल की ग्रोथ के रीजन है दो, एक है प्रोडक्शन बढ़ गया, एक दूसरा है प्राइसेस बढ़ गया, राइट है? सो ये रियल वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन की वजह से बढ़ता है, क्योंकि प्राइस तो सबकी सेम रखी है हमने। यहाँ पे जो ग्रोथ मिला है ना 2500 1955 से, ये बढ़ने का दो रीजन है, ये भी बढ़ा और ये भी बढ़ा। सो ये वाला ग्रोथ ज्यादा दिखेगा जबकि रियल वाला ग्रोथ कंपेरेटिवली कम दिखेगा, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप समझा क्या? अभी भी कुछ भी नहीं? अच्छा पक्का यार? ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। ओ क्या बात है, समझ में आ गया क्या आंकड़े थे? फिर से एक बार, ये आंकड़े एग्जाम्पल के लिए, उधर के आंकड़े याद करना भी नहीं है, सिर्फ मुझे कॉन्सेप्ट बताना है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। तो कल को अगर आपको कोई बोलता है, आप बड़े पोजीशन पे काम कर रहे हो, आप बोलते हो कि ये कंट्री में जाने का है, आप मुझे बताओ कि आपकी कंपनी का प्रोडक्ट उस कंट्री में लेके जाना है या नहीं जाना है, ये जीडीपी का डेटा है। तो सबसे पहले वर्ड ढूंढो रियल, नॉमिनल को मत ढूंढो। कि प्राइसेस बढ़ने की वजह से अगर ग्रोथ हो रही है तो वो ग्रोथ किसी काम की नहीं है, क्योंकि जब प्राइसेस बढ़ते हैं ना, खर्चे भी बढ़ते हैं। जस्ट इमेजिन आपके पास, मैं जॉब को हूँ, आप मुझे 15,000 रुपए महीने का सैलरी देते हैं और मार्केट में धपाधप आपका सेलिंग का प्राइस बढ़ते जा रहा है। तो क्योंकि आपकी सेलिंग प्राइस बढ़ रही, सारी प्रोडक्ट की बढ़ रही होगी, मेरी जिंदगी मुश्किल हो रही है, तो मैं आपसे क्या मांगूंगा? रेज। इंटरेस्ट वाला ज्यादा मांगेगा, रेंट वाला ज्यादा मांगेगा, लेबर ज्यादा ही मांग रहा है, तो आपकी प्राइस बढ़ने की वजह से फायदा कौड़ी का नहीं हो रहा, क्योंकि जो बढ़ के मिल रहा है वो हम जैसों को बांटने में जा रहा है, बट एट द सेम टाइम प्राइस नहीं बढ़ रही, सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है। तो जस्ट इमेजिन जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है वो आप आपके पास ही रखोगे। सो रियल ग्रोथ रियल जीडीपी से दिखती है, नॉर्मल जीडीपी से रियल ग्रोथ, और फिक्टिशियस ग्रोथ जिसको हम पैसे की ग्रोथ बोलते हैं, पैसा फूक गया, लेना देना, समझ में आ रहा है? वो बढ़ते हुए दिखता है, विच इज नॉट गुड। तो रियल जीडीपी हम ज्यादा प्रेफर करते हैं ओवर नॉर्मल जीडीपी। समझा? आई डेंट थिंक इतना टाइम लग जाएगा अपने को, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 26.7 रियल जीडीपी का नहीं, नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ, जीडीपी का ग्रोथ है, और 13.5 रियल जीडीपी का ग्रोथ है। समझा? तो रियल जीडीपी का ग्रोथ नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि प्राइसेस बढ़े हैं। कभी कभी रियल जीडीपी ज्यादा दिखेगा नॉमिनल जीडीपी के कंपैरिजन में, ये तो होना नहीं चाहिए। ये उसी केस में होता है जब सस्ताई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये हमारे कंट्री में जल्दी देखने को नहीं मिलता, कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा, यहाँ नहीं। कहाँ देखने को मिलेगा? जापान में। क्यों दिखेगा? इंडिया का स्टॉक मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न क्या है फॉर लास्ट 10 ईयर्स? एवरेज एवरेज, एग्जैक्ट नहीं चाहिए। क्या ग्रोथ हुआ क्या? पहली बात, स्टॉक मार्केट में पिछले कुछ सालों में ग्रोथ हुआ क्या? धपाधप ग्रोथ हुआ है भैया, राइट है? तुम तो मतलब कोविड के टाइम पे तुमने देखा भी होगा, म्यूचुअल फंड से ये नाइस एंड वाइस एंड शेयर मार्केट में सारी दुनिया डील करी, ग्रो क्या आ गया, जीरोधा क्या आ गया, नॉल। 10.744 5 ईयर एवरेज।
जस्ट कंसिडर हम जब साल का 12% ले रहे हैं, ये 5 सालों में 10% दे रहे, तो ऑन एन एवरेज कहीं तो 1.5-2 कंपाउंडेड परसेंट एनुअल ग्रोथ, तो ये ग्रोथ रेट बहुत कम है। ये ग्रोथ रेट सिर्फ प्रोडक्शन की वजह से हुआ है, और प्रोडक्शन 5-10% से जापान का बढ़ा है, और ग्रोथ 2-2.5% से हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइसेस गिरे, तो देयर इज एन इंक्रीज इन गुड्स, डिक्रीज इन प्राइसेस। तो इंक्रीज 5% का हुआ, डिक्रीज 3% का, ऑफसेट होकर 2% का ग्रोथ दिखता है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं चलता है, बट आपके उम्र में के हिसाब से समझ में आया इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो प्रोडक्शन का ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, प्राइसेस का ग्रोथ कम हो रहा है, रादर प्राइसेस नेगेटिव ग्रो हो रहे हैं, दैट इज गिर रहे हैं। इंडिया में ऐसा पिछले कई कई डेकेड्स में दिखा नहीं है कि प्राइसेस गिर रहे हैं, राइट। सो या सो इज द केस, आपको नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ रियल जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा दिखेगा, रीजन प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब रियल जीडीपी ग्रोथ, एनुअल परसेंटेज चेंज और इन्फ्लेशन रेट, एवरेज कंज्यूमर प्राइस और एनुअल परसेंटेज 6.8 6.9 के आसपास है। डेटा किसी काम का है नहीं, उठाया कहां से, सोर्स IMF डेटा मैपर अक्टूबर 22। अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है इसकी तो यू जस्ट कैन क्लिक, लैपटॉप पे या विंडोज बेस पे चल के देखो, विंडोज पे हो जाएगा, क्योंकि मैं गलती से क्लिक कर दिया तो लेकर गया था उस वेबसाइट पे। मतलब नहीं, कुछ आपको समझेगा नहीं, अभी जाने की जरूरत नहीं। अभी आते हैं जीडीपी डिफ्लेटर के ऊपर। मैं वैसे तो सिखा दिया हूं क्या है जीडीपी डिफ्लेटर। Calculation of real GDP gives us useful measure of inflation known as GDP deflator. The GDP deflator is the ratio of, अंडरलाइन कर दो क्या है ये, नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। हमारा थोड़ी देर पहले देखो 2700 आया था और 1800 आया था, राइट है, कुछ ज्यादा रहा क्या, इनटू 100, और इसका आंसर आया था 150, और मैंने बोला था ये है जीडीपी डिफ्लेटर। यस, इट इज रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। ओके, so GDP deflator is nominal GDP upon real GDP into 100। इसका मतलब अगर मुझे गवर्नमेंट ने बोला ये हमने आज के प्राइसेस के हिसाब से नॉमिनल जीडीपी दिया, ओके, आप मुझे रियल जीडीपी लाके दो, सो हम बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100, राइट। हमारा नॉमिनल जीडीपी आया था 2700, रियल जीडीपी निकालना है इनटू 100 अपॉन 150, करेक्ट है। ये 2, ये 3, 900, 900 इंटू 2 1800, सो दैट वाज योर रियल जीडीपी। ऑब्वियसली ये मैथमेटिक्स जनरली तो यही आंसर आना था, बट यू गेट द थिंग, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। जनरली स्पीकिंग नॉमिनल जीडीपी ज्यादा होना चाहिए या रियल जीडीपी, नॉमिनल। इंपॉर्टेंस किसका है वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, आंकड़ा कौन सा बड़ा दिखेगा, नॉमिनल का, क्योंकि इसमें प्राइस की इन्फ्लेशन भी इंक्लूडेड है, राइट है। सो बड़ा आंकड़ा अपन छोटा आंकड़ा, जीडीपी इंटू 100, इसलिए 100 से बड़ा होगा, जीडीपी डिफ्लेटर 100 से बड़ा होगा अगर इन्फ्लेशन है तो। बट अगर डिफ्लेशन है, सस्ताई हो रही है, 10 रुपए की चीज 8 रुपए मिलने लगती, तो ये 100 से भी छोटा आंकड़ा हो जाएगा। ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं हम करेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ही अवगढ़ हो जाएगा आपके लिए, 2 मिनट रुक जाओ। The GDP deflator, as the name implies, can be used to deflate or take inflation out of the GDP. GDP से inflation हटा दिया जाता है, सिर्फ absolute growth in quantity ही दिखती है। In other words, the GDP deflator is a price index, इसलिए बोल रहा था मैं, इंडेक्स नंबर पता हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। Used to convert nominal GDP to real GDP. तो नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना है, तो नॉमिनल जीडीपी को 150 अपना जो आया था आंसर, जीडीपी डिफ्लेटर उससे डिवाइड करें और मल्टीप्लाइड बाय 100 तो रहेगा ही रहेगा, राइट। तो आप देखिएगा ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक ही है, सिर्फ ये रियल जीडीपी उधर लेके गए और जीडीपी डिफ्लेटर इधर ले आए, रियल जीडीपी इधर और जीडीपी डिफ्लेटर इस साइड, करेक्ट है। द डिफ्लेटर मेजर्स द करंट लेवल ऑफ प्राइसेस रिलेटिव टू द लेवल ऑफ प्राइसेस इन द बेस ईयर। डिफ्लेटर मेजर करता है करंट लेवल के प्राइसेस जो बेस ईयर के कंपैरिजन में अब कितने आ गए। सिंस नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी मस्ट बी द सेम इन द बेस ईयर। हाँ हाँ, समझो समझाओ, बेस ईयर 2011-12 में 2011-12 के प्राइसेस ही नॉमिनल जीडीपी कंप्यूट करेंगे और 2011-12 के ही प्राइसेस रियल जीडीपी भी कंप्यूट करेंगे। सो बेस ईयर में नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी सेम रहेगा, लेकिन बेस ईयर के बाद के सारे सालों में अगर महंगाई है तो नॉमिनल जीडीपी ज्यादा होगा रियल जीडीपी से, क्योंकि सिर्फ प्राइसेस, सॉरी सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं, प्राइस भी बड़ी हो रही है। रियल जीडीपी प्राइस पुरानी ही यूज करता है, नॉमिनल जीडीपी क्वांटिटी के साथ साथ प्राइस भी इस साल की यूज करेगा, ठीक है। ये वाला पार्ट अभी के लिए मैं बाजू रखता हूं, मैं सीधा ये उठा रहा हूं।
इसको एनालाइज करते हैं तो शायद आपको समझ में आएगा। कैलकुलेटर लगेगा सबके साथ है। इन्होंने जीडीपी डिफलेटर कंप्यूट करा ऐसा बोला और जीडीपी डिफलेटर सवाल में ही दे दिया, तो करने का कुछ वाले वाले गॉड ब्लेस। 2014 में 2014 को बेस ईयर कंसीडर करके नॉमिनल जीडीपी 500 आया, रियल जीडीपी भी 500 आया, तो जीडीपी डिफलेटर 100 है क्योंकि हमको पता है नॉमिनल अपॉन रियल इज 100। यस और नो? समझा? 2015 का नॉमिनल जीडीपी 800 है और रियल जीडीपी 650 है, तो 800 बाय 650 इंटू 100 करो। करेक्ट आया है आप? नाइस। 2016 का 1150 अपॉन 800, ये भी समझा? उसके अगले तीनों चेक करो क्या ये फिगर्स मैच कर रहे हैं, आपके होने ही चाहिए बट फिर भी। प्रणव लेफ्टी है, प्रणव लेफ्टी है। जो डोमिनेंट हाथ में वही यूज करो कैल्सी पे, दोनों उंगलियां मत यूज करो। ये मेरा क्या है, बाकी तुम्हारी पास मैच हो रहे सारे। चल नेक्स्ट। तो ये सारा सही है। ओके, अब मेरा सवाल 100 से 123.08 हुआ, तो क्या मैं कह सकता हूं जनरल प्राइसेस बेस ईयर के कंपैरिजन में 23.08% बढ़ गई, आया ना? सही है। इस साल में 2016 में 2014 के कंपैरिजन में मैं क्या कह सकता हूं, प्राइसेस 43.75% बढ़ गई। यस और नो? कभी आपके साथ हुआ है की आपके पापा बोलेंगे अरे तुझे शाळेला किती खर्च येतो, आमच्या वेळी 10 रुपयात पूर्ण शाळा होऊन जायची, ऐसा लगता है क्या कंपेयर कर रहे हैं, राइट? बट आप किस में इंटरेस्टेड रहोगे कि 2015 में मैंने क्या स्कूल में फीस भरी और 2016 में क्या स्कूल में फीस भरी, राइट है? सो नॉट एवरीवन इज इंटरेस्टेड टू कनेक्ट दिस ईयर का डेटा विद द बेस ईयर। यू माइट बी इंटरेस्टेड इन कनेक्टिंग दिस ईयर का डेटा विद दिस ईयर, दिस ईयर का डेटा विद दिस ईयर। यस और नो? समझा मुझे क्या कहना है? 2 मिनट रुको अभी। सो मैं यहाँ पर नया कॉलम नहीं बनाता हूँ, यही पे कॉलम बनाता हूँ। थोड़ा टेढ़ा हुआ, ठीक, छोड़ दो। यहाँ के कंपैरिजन में डेटा यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ कोई ग्रोथ नहीं, यहाँ 23.08 ग्रोथ है, 43.75, 36.84, 30.25 और 37.10। यहाँ पर पूरी दुनिया मतलब सारे इंडिया के लोग बम बम कर रहे हैं कि 37% ग्रोथ है, 37% महंगाई है, 37% महंगाई है। ये स्टेटमेंट ही गलत है क्योंकि ये महंगाई आप डायरेक्ट इसके कंपैरिजन में ला रहे, राइट? अब अपन देखते हैं यहाँ पर महंगाई कितनी बढ़ी, तो मैं कह सकता हूं कि 23.08 बढ़ा है क्योंकि इसके कंपैरिजन में। अब यहाँ पर कितना बढ़ा है बोलो, निकाल लिया? नाइस, निकालो निकालो। 143.75 माइनस 123, ये तो 20 हो गया, और 75 से 20 पॉइंट ना 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 ना, तुमने सही किया बट वो एक्सपेक्टेड नहीं है अभी, तुम्हारा जवाब सही, वो जवाब आने को यहाँ पे टाइम है। एब्सोल्यूट ग्रोथ जो तुम बता रहे हो वो है 20.67, 20.67। बेस क्या रहेगा जो तुम बता रहे थे, बेस रहेगा ये डिवाइड बाय 123.08, इट इज 143.75 माइनस 123.08 अपॉन 123.08 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ गया था हमारा 20.67 अपॉन 123.08 मल्टीप्लाइड बाय 100, जो तुम बता रहे थे पीछे 16.79, राइट? 7 है क्या? ओके ठीक है। अरे बोलो ना क्या लिखूं, एक आंकड़ा बताइए, ठीक है। 16.79% ग्रोथ हुआ, सही है। अब इस साल में, इस साल के कंपैरिजन में ग्रोथ तुम निकाल के दो मुझे, फाइनल आंकड़ा चाहिए मुझे, यहाँ पे भरने वाला आंकड़ा चाहिए। माइनस बोल रहे हैं साहब,
आप भी माइनस बोल रहे हो क्योंकि माइनस आ रहा है। देखो ना, 100 का 123 बढ़ गया, अरे घट गया, मतलब ये सस्ताई का साल है, समझ में आ रहा है? तो करेक्ट है माइनस व्हाट। अब यहां पर बताओ, ये भी और जिनका हो गया वो ये वाला बताओ, ये माइनस, अच्छा ये वाला 5.25 निकाल दो, तुम निकालो, सब लोग निकालो 5. तो जो लोग बोल रहे थे कि 37.1% महंगाई है, नहीं साहब, सिर्फ 5% से बढ़ी है महंगाई, समझा? आप कंपैरिजन लास्ट ईयर के साथ में करना चाहिए, राइट है? सो 2 मिनट इसको ऐसे ही रखता हूँ। ये 143.75 माइनस 123.08 अपॉन 123.08 इंटू 100 करके मुझे मिला 16.79, जो है 2016 का क्या इन्फ्लेशन इंडेक्स, महंगाई, इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर 2016 इज इक्वल टू, क्या किया मैंने 2016 के लिए? पहले 143.75 लिया, दिस इज व्हाट जीडीपी डिफ्लेटर फॉर 2016 माइनस 123.08, राइट है? दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर फॉर 2000, बोलो ना बेटा, 143.75 आया 2016, बाद में क्या किया 123.08, दैट इज, तो डिफ्लेटर ऑफ 2015 डिवाइड बाय डिफ्लेटर ऑफ 2015 मल्टीप्लाइड बाय 100, करेक्ट है? सो क्या मैं इससे फॉर्मूला बना सकता कि भैया इन्फ्लेशन फॉर एन ईयर इज इक्वल टू डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर इन nth ईयर माइनस जीडीपी डिफ्लेटर इन n माइनस 1 वाला ईयर अपॉन डिफ्लेटर इन n माइनस 1 वाला ईयर इनटू 100, ये मेरा इन्फ्लेशन फॉर nth ईयर निकालने का फॉर्मूला बन गया। यही फॉर्मूला मॉड्यूल में दिया है, तुमको डायरेक्ट बताऊंगा तो तुम बोलते थे कुछ भी नहीं समझा। हाँ ये मैं एन बोल रहा था, जीडीपी डिफ्लेटर इन 2016 अपने एग्जांपल में इज इक्वल टू जीडीपी डिफ्लेटर इन 2 की जगह पर 2016 माइनस 1 2015 अपॉन 2015 इंटू 100, समझा फॉर्मूला? श्योर? तो ये एग्जांपल अच्छा पड़ गया अपने लिए, क्लियर है? इन्होंने बोला है इन्फ्लेशन 2023, अच्छा ये तो इन्होंने ऐसे ही दे दिया, मॉड्यूल है, सॉरी हाँ मॉड्यूल है और कैलकुलेटर भी है। तो जीडीपी डिफ्लेटर एक्सपेक्टेड टू रीच 154.87 पॉइंट्स बाय द एंड ऑफ 2022, तो 22 का ये रहेगा और डिफ्लेटर 23 का 167 रहेगा। तो मुझे बताइए इन्फ्लेशन रेट 2023 का क्या रहेगा? कैलकुलेटर है आपके पास? दैट विल बी 167.94 माइनस, बोलिए 154.87 अपॉन, अपॉन दोनों में से कौन सा फिगर? अरे मेरे को मदद करो ना, 154.87 मल्टीप्लाइड बाय 100 क्या आया? तो 8.43% विल बी महंगाई 2023 की, 8.43 इन्होंने 9 लिया, विच इज फाइन, समझा? कंफर्टेबल? एग्जाम में सवाल आया तो वुड यू बी एबल टू कैलकुलेट? अच्छा ठीक है, बढ़िया। अब आएंगे इलस्ट्रेशन 2 पे। नॉर्मल आंसर मत देखिएगा प्लीज, अभी आपके सामने आंसर, कांट हेल्प इट। सर सवाल कैसे भी बन सकता है, यू कांट चैलेंज, आपको डेटा फॉर्मूला वही रहेगा, कभी लेफ्ट हैंड साइड का फिगर मिसिंग रहेगा, कभी राइट हैंड साइड का, कभी न्यूमरेटर में का, कभी डिनोमिनेटर का, कुछ भी फिगर मिसिंग हो, बट एक देखो ये हमेशा, देखो मैथ्स का बहुत बेसिक चीज है ये, आपको एक वेरिएबल चाहिए है, अननोन है,
तो एक इक्वेशन से निकल जाता, 3x इज इक्वल टू 9, x का वैल्यू मिल जाएगा। बट 3x इज इक्वल टू 5y, x और y का वैल्यू नहीं निकलेगा, आपको दो इक्वेशन चाहिए रहेंगे। इसलिए एक्स वाई के जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन उसमें दो इक्वेशन दिए जाते हैं, और एक्स वाई जेड के होते हैं तब तीन इक्वेशन दिए जाते हैं, राइट है। तो अगर एक डेटा मिसिंग है तो एक इक्वेशन काफी है, एक फॉर्मूला काफी है। अगर दो चीजें निकालनी है तो दो डेटा अलग अलग पॉइंट दिए जाएंगे। तो डोंट वरी, सॉल्व करने लायक क्वेश्चन रहेगा, बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहां पर क्या लगेगा। सवाल, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी दिए है कंट्री के 3000 और 4700। भाई नॉमिनल है 3000, आगे मत जाइए, और रियल है 4700। मुझे बताओ महंगा ही है सस्ता ही है? नॉमिनल ज्यादा है या रियल ज्यादा है? रियल ज्यादा है, मतलब नॉमिनल कम, मतलब प्राइसेस कम है तभी नॉमिनल कम हो गया, तो सस्ता ही है। तो 100 से नीचे आना चाहिए आपका जीडीपी डिफ्लेटर। तो कैलकुलेट जीडीपी डिफ्लेटर, हमको पता है जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल अपॉन रियल, विच इज 3000 अपॉन 4700, ऑब्वियसली मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 3000 अपॉन 47, व्हाट इज इट? ले लो 8283 जो भी रहेगा, डजंट मैटर। क्लियर है? द प्राइस लेवल हैज फॉलन, प्राइस गिरी हुई है, सस्ताई हो रही है ज्यादा। चलो नॉमिनल जीडीपी ढूंढी है, अगर रियल जीडीपी 450 है और प्राइस इंडेक्स 120 है, बोलो मुझे, एक मिनट, मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, रियल जीडीपी दिया है, देखो ना बेटा, जीडीपी डिफ्लेटर इज रेशियो ऑफ नॉमिनल एंड रियल। आपको रियल दिया है और जीडीपी डिफ्लेटर दिया है, तो रियल यहां आएगा और मल्टीप्लाई होगा, नॉमिनल ढूंढना है, राइट। तो 450 इंटू 120, 90, 540, 540, समझा? नॉमिनल बड़ा आएगा, कहीं तो लिख लो, नॉमिनल अगर बड़ा है रियल से तो जीडीपी, मत लिखो, ऐसा मत लिखो, ऐसा कुछ तो लिखो, अभी समझा मुझे क्या लिखना है। चल, अगर नॉमिनल जीडीपी बड़ा है तो जीडीपी डिफ्लेटर 100 से बड़ा रहेगा, और नॉमिनल जीडीपी छोटा है जो 3400 है, तो डिफ्लेटर 100 से नीचे आएगा, जो 63 पॉइंट सपोर्ट आया था हमारा। बहुत टाइम निकल गया, बट समझा क्या अच्छे से? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? कल 8 बज के लिए इसलिए फोटो बोला, ठीक है, स्टिकी नोट्स। चलो बढ़ते आगे। सपोज नॉमिनल जीएनपी, लो जीडीपी से जीएनपी पे आ गए, मैंने पहले भी बोला जीडीपी डिफ्लेटर एक बार फिगर पैदा करो और उसके बाद सारे आठों के आठों कॉन्सेप्ट, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, एफसी पे, और यही चार एमपी पे, इन चारों में आप खेल कर सकते हैं रियल और नॉमिनल के बीच में, मतलब 16 कॉन्सेप्ट हो गए। समझा नहीं समझा? जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, चार कॉन्सेप्ट है, ये एमपी पे, यही एफसी पे, ये चारों चारों नॉमिनल है। इसको डिफ्लेटर से और निकालेंगे तो और चार हो जाएंगे, 16 हो गए कॉन्सेप्ट। तो जो नॉमिनल है वही रियल भी बनेंगे, तो 16 अलग अलग फिगर। तो ये 8 से अगले 8 पे आने के लिए एक जीडीपी डिफ्लेटर काफी है। सपोज नॉमिनल, नॉमिनल ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है, ओके। जीएनपी, इससे डेप्रिसिएशन लेस हो चुका है, हाँ या ना? नहीं, ग्रॉस है ना, नेशनल हो गया है, तो एनएफआई ऐड हो गया, ग्रॉस के बजाय नेट जब आएगा तब डेप्रिसिएशन लेस होगा, ठीक। नॉमिनल जीएनपी ऑफ अ कंट्री 2010 गिवन है 600 करोड़, एंड प्राइस इंडेक्स इज फॉर द बेस ईयर 2010 इज 100। तो 2010 का बेस ईयर 2010 ही है, 100 कंसिडर किया, जीएनपी है 600 करोड़। नाउ लेट द नॉमिनल जीडीपी, ये जीएनपी जीडीपी increases to 1200 crores in 2018 and the price index rises to x। भाई साहब ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये जीडीपी है,
ये जीडीपी है, सॉरी मैं क्या सॉरी बोल रहा हूँ, नॉमिनल जीडीपी है 600 करोड़, दैट इज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस ईयर 100 है। ये डेटा किसी काम का नहीं होना चाहिए। 99% केस में बेस ईयर का जीडीपी किसी काम का नहीं करता है। ओके ठीक। नाउ लेट नॉमिनल जीडीपी 2018 का नॉमिनल जो डिस्कशन में आने वाला है, नॉमिनल जीडीपी इज 1200 करोड़ और प्राइस इंडेक्स 110 है, मतलब जीडीपी डिप्लेटर 110 है, राइट है। सो बोल रहे रियल जीडीपी, हमको पता है रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल अपॉन जीडीपी डिप्लेटर, यस और नो, या फिर ये नहीं याद होगा तो सिंपली याद रखो, डिप्लेटर कुछ नहीं नॉमिनल और रियल का रेशो है ना। तो यहां पर 110 लिख लेते हैं, ज्यादा फॉर्मल नहीं रखते अपन, छोड़ दो इसको। डिफ्लेटर इज नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। डिफ्लेटर कितना बोला हमको 110, नॉमिनल कितना आया है 1200 करोड़ और अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, सो रियल इज इक्वल टू 1200 इनटू 100 अपॉन 110, 1090, दैट्स इट। कहाँ है आंसर? अच्छा है क्या? ओके ओके, 0.9 है ना। क्रॉस मैंने पहले भी बताया कि अगर आपका डिफ्लेटर 100 से ज्यादा है तो नॉमिनल ज्यादा होगा, रियल कम होगा। अपना 110 है तो रियल आया हमारा 1090.90909090 और नॉमिनल आया 1200, सही है। तो डेटा मैच हो गया। ठीक, अब मैथमेटिकली हो गया है, कॉन्सेप्चुअली हो गया है, जस्ट रीड कर रहा हूं। एज यू नो कैपिटल वेयर्स आउट, डू यू नो कैपिटल वेयर्स आउट, डज इट? कैपिटल मतलब क्या? एसेट्स, और वेयर आउट होता है मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेप्रिशिएट होती है, वैल्यू घटती जाती है, यू नो इट, यस। wears out or depreciates while it is being used to produce output. Net domestic product is equal to NDP is equal to GDP minus depreciation. NDP is equal to GDP minus depreciation. दोनों भी सेम कास्ट के होना, एमपी एमपी, एक एमपी का एक एफसी का नहीं चलेगा। NDP thus comes closer to measuring the net amount of goods and services produced in the country in a given period of time. It is the total value of production minus the value of capital used up in producing that output. Other considerations such as asset obsolescence and complete destruction are also taken into account by NDP. अभी asset obsolescence और complete destruction of asset इसको ध्यान दिया जाता है। asset destruction मतलब आग लग गई जिसके चलते पूरे की पूरे, जैसे ट्रॉम्बे पता है? नहीं, बॉम्बे से थोड़ा, मुंबई से थोड़ा आगे ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, वो तो पता होगा। ओएनजीसी का एक्सप्लोरेशन प्लांट है, वो प्लांट में समुद्र के अंदर से नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल वगैरह, मिनरल्स ये सारे निकाले जाते हैं। उसमें लग गई थी आग, यहाँ से 4-5 साल पहले की बात है, कोविड के जस्ट पहले की बात है। सो गवर्नमेंट को हेवी कैपिटल लॉस हुआ था, क्या उसको कंसिडर करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए, अल्दो वो वेयर नहीं हुआ बट डिस्ट्रॉय तो हो गया, उसको कंसिडर करेंगे। ऑब्सोलिसेंस समझता है क्या होता है ऑब्सोलिसेंस? हाँ बोले ना ऑब्सोलिसेंस। अच्छा मैं तो बताऊंगा भैया। देखो, एसेट जो आपकी प्रोडक्शन एसेट है उसको फेंकने के दो रीजन है। एक, वेयर आउट हो गई, वर्न आउट हो गई, मतलब इतना यूज किया घिस घिस के खराब हो गई। दूसरा, नई टेक्नोलॉजी ऐसी आई कि पुरानी टेक्नोलॉजी से जो बन रहा है प्रोडक्शन वो फेंकना पड़ रहा है। एग्जाम्पल के लिए, जब नोकिया सिम्बियन सिस्टम पे कीबोर्ड वाले, कीपैड वाले मोबाइल फोन्स बनाते थे, उस समय सैमसंग गैलेक्सी नाम का प्रोडक्ट एंड्रॉइड बेस के ऊपर लेकर आया। तब नोकिया ने ध्यान नहीं दिया, कुछ समय बाद लोगों को नोकिया के बटन वाले फोन चाहिए ही नहीं थे, तो नोकिया ने भी टच स्क्रीन फोन लाए। तो टच स्क्रीन फोन ऐसे नहीं बनेंगे, उसके लिए नया मशीनरी वगैरह लाना पड़ा होगा। तो हाउ अबाउट कीपैड वाले मशीन, वो वर्न आउट तो नहीं हुए, पूरे खराब तो नहीं हुए, लेकिन रख के करेंगे भी क्या, क्योंकि उससे बनाए हुए प्रोडक्ट बिकने नहीं वाले। इसको हम बोलते हैं ऑब्सोलिसेंस ऑफ टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलिसेंस। सिर्फ टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलिसेंस नहीं होता है, फैशन या ट्रेंड ऑब्सोलिसेंस भी होता है। बदतमीज दिल नाम से एक सॉन्ग है, सुना है? कौन हीरो?
वो अपना रणवीर कपूर जी, उसने एक नेकटाई पहनी है, ठीक से देखो, नैरो है, एकदम नैरो, पतली सी टाई है। उससे पहले तक ना ब्रॉड बेस की टाई चलती थी। वो सॉन्ग आ गया और उसको ना ऑफिस कैजुअल बोलने लग गया कि ये ऑफिस वेयर तो है बट कैजुअल वेयर में भी जाता है। सो जो ब्रॉड टाई है वो पूरी आउट ऑफ फैशन चली गई। तो जो मशीन्स है जो ब्रॉड टाइज बनाते हैं वो फेंकने पड़ गए। दिस इज फैशन या ट्रेंड ऑब्सोलेसेंस, समझा? बेसिकली ऑब्सोलेसेंस टेक्नोलॉजी में ही होता है। अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बजाज वगैरह में अच्छे पोजीशन के ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर बजाज की जो एंसिलरीज है, बड़वे ऑटोकॉम्प है, औरंगाबाद इलेक्ट्रिकल्स है, एंड्योरेंस है, फेरॉक है, इनमें अच्छे पोजीशन पे काम करते हैं। तो देर लाइक कि हमारा कैपेक्स होता है, बजट, कैपेक्स बजट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, 900 करोड़ का बजट है उसमें। लेकिन हम 900 करोड़ में से हार्डली 125 करोड़ है जो पेट्रोल ड्रिवन गाड़ियों के ऊपर लगा रहे हैं। बचा हुआ सारा बजट हम ईवी के ऊपर लगा रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में वही है। ठीक है, तुम कैपेक्स कम कर रहे हैं बट पहले जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर चुके हो उसका क्या? ऑब्सोलीट हो गया, समझा? तो ऑब्सोलेसेंस या डिस्ट्रक्शन भी एनडीपी में कंसीडर किया जाता है। नेट करते समय डेप्रिसिएशन हटा दिया जाता है। सो यू गॉट दिस फॉर्मूला, राइट? ये फॉर्मूला अलग से याद करने की जरूरत नहीं, वो जो कौन है उसके बेसिस के ऊपर यू कैन फाइंड इट आउट। तुम कुछ बोल रहे थे? दैट इज ऑब्सोलेसेंस। भाई तुम्हारा ध्यान होना चाहिए अकाउंट्स में। मैं आपको बताऊं, आपके जो चारों सब्जेक्ट है ना, सारे के सारे कनेक्ट होते हैं। तो इट इज नेसेसरी कि कोई भी फैकल्टी आपको पढ़ाए तो दूसरे सब्जेक्ट के साथ लिंक करा के दे। तुम नहीं कर पाओगे, तुम छोटे हो अभी। तुम्हारा इंटरमीडिएट होने के बाद आर्टिकलशिप जब हो जाएगा तब तुमको दिया लगना चालू, अरे ऐसा पढ़ा था, अरे ऐसा पढ़ा था, फिर लगता। हमारा काम ही जोड़ के देना जहां जहां पॉसिबल है। As you are aware, the basis of distinction between gross and net is depreciation. Gross और net का डिफरेंस depreciation ही है। ओके okay, चलो अभी डेप्रिसिएशन चैप्टर हुआ है ऐसा दिख रहा है मुझे तुम्हारा, राइट? तो उसमें दो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, मैं ऐसे डब्ल्यूडीबी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन के मेथड है, मैं मेंटेनेंस की बात कर रहा हूँ। एक होता है नेट मेथड, एक होता है ग्रॉस मेथड, जिसमें प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनता है, ओके। तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है ना, आपका जो असेट है 1 लाख का खरीदा, उस पर हर साल 10,000 डेप्रिसिएशन आ रहा है, आप उसको क्रिएट करते ही नहीं, आप किसी दूसरे अकाउंट को क्रिएट करते हैं, नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसका मतलब असेट 1 लाख की खरीदी 5 साल के बाद भी 1 लाख की ही दिख रही है। ये क्या है? वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू है। जब आप ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लेस करोगे तब वो नेट पे आएगी। दैट इज टू से डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट इज डेप्रिसिएशन। समझ में आ गया? अब याद रखिए, तुम थोड़ी देर पहले कंफ्यूज हो गए थे, जीडीपी और जीएनपी के बीच में तुमने बोला डेप्रिसिएशन हट गया, नहीं हटा है। ग्रॉस का ग्रॉस ही है, तो डेप्रिसिएशन हटा नहीं है। ग्रॉस से जब डेप्रिसिएशन हटेगा, ग्रॉस से जब डेप्रिसिएशन हटेगा तब नेट बनेगा। ग्रॉस से जब डेप्रिसिएशन हटेगा तब नेट बनेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक? तो ग्रॉस का मतलब क्या है? नेट प्लस डेप्रिसिएशन, या ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज नेट। ये और ये एक ही नहीं है, दो अलग फॉर्मूले हैं। जीएनपी आ जाओ। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज अ मेजर ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ये तो डोमेस्टिक होता है, प्लस ऑफ अ कंट्री बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ड्यूरिंग नॉर्मल रेसिडेंट्स। ये सिटीजन होना जरूरी है कि नहीं है? कल जॉन था देखो, जो पनीनी बेच रहा था, अरे भूल जाते तुम लोग, कल ही जॉन पनीनी बेच रहा था अपना बेंगलोर में, है ना? सो नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब वो रेसिडेंट इन इंडिया है, नॉट नेसेसरली सिटीजन है, राइट है? सो उसने जो प्रोडक्शन किया वो भी हमारे डोमेस्टिक में आएगा, बट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इट इज, तो ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस बाहर से जो पैसा आ रहा है वो भी ऐड कर दिया जाएगा। तो डोमेस्टिक में NFIA ऐड करोगे तो डोमेस्टिक का बन जाएगा नेशनल। It is the total income earned by nations permanent residents called nationals, इनको हम citizens कह सकते हैं temporarily, okay? अभी तो बोला कि जॉन का भी आ रहा था, जॉन का आ रहा था, लेकिन हमने जब इसमें इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिया ना, तब जॉन का पैसा चला गया और वीडियोकॉन का अफ्रीकन कंट्रीज से आया हुआ पैसा ऐड हो गया, समझा? प्रणव, तुमको रेफरेंस नहीं लग रहा, कल एग्जाम्पल हुआ था हमारा ऐसा, उसके बेसिस पे बात कर रहा हूँ। इट डिफर्स फ्रॉम जीडीपी, क्या जीडीपी से डिफरेंट है? इंक्लूडिंग इनकम दैट आर सिटीजंस अर्न अब्रॉड, हमारे सिटीजन अब्रॉड में जो अर्न करते हैं, एंड एक्सक्लूड करते जॉन का पैसा, एक्सक्लूडिंग इनकम दैट फॉरेनर्स जॉन अर्न हियर इन बैंगलोर, नॉट बैंगलोर ऑब्वियसली, इंडिया, समझा? सो अफ्रीकन कंट्रीज में जो वीडियोकॉन पैसा कमा रही है वो ऐड करो, और फॉरेनर्स इंडिया में आके जो पैसा कमा रहे हैं उसे लेस करो। ये हो गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट वर्ड का यही मीनिंग है, कुछ प्लस है बाहर जाने वाला पैसा, कुछ माइनस है यहाँ से बाहर जाने वाला पैसा, राइट? सॉरी,
इस्कॉन नाम सुना है? अरे नाम लॉन्ग फॉर्म, इट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर श्री कृष्ण कॉन्शियसनेस, श्री कृष्ण जी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। कहाँ की है ये ऑर्गेनाइजेशन? हाँ बट शुरुआत कहीं तो होगी, ओरिजिन कहाँ से हुआ? दिल्ली है, मद्रास है, कलकत्ता है, मुंबई है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, कलकत्ता यूसे, ठीक। International Society for Krishna Consciousness, commonly referred to as Hare Krishna movement, is a Gaudiya Vaishnav Hindu. आपको पता है वैष्णव और शैवा ये दो पंथ होते हैं हिंदूज में। Religious organization was founded by A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada on 13th of July 1966 in New York City. न्यूयॉर्क सिटी में पैदा हुई है, ठीक। यहाँ तक कुछ नहीं, मतलब ठीक है वहां पर भी हो सकता है, बट यूएसए में इंडिया से पैसा भेजने वाली सबसे बड़ी कंपनी इज HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। यू नो, अल्दो उसके नाम में हिंदुस्तान वर्ड है, इट्स नॉट हिंदुस्तान, इट इज बेसिकली यूनिलीवर जो इंडिया में। यूनिलीवर तो अभी हो गया नाम, पहले HLL था, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, नाउ इट इज यूनिलीवर। जहां पर जॉनी लीवर ने काम किया, पता है ना आपको वो स्टोरी, उन्होंने खुद का नाम कंपनी छोड़ा है, व्हाटएवर, उससे लेन देन नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर इज द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट जो पैसा भेजती है यूएसए, उससे बड़ा या उससे ज्यादा पैसा इस्कॉन से जाता है यूएसए में। समझ आ रहा है? तो ये भी रिड्यूस किया जाएगा NFI के समय। समझ में आ रहा है? क्योंकि क्या ये प्रोडक्शन में आता है? बिल्कुल आता है। कभी आप इस्कॉन के टेम्पल्स गए हो? बहुत मस्त फीलिंग है, बट जाते समय ना वो दुकानों से भिजवाते हैं आपको, और इतने सुंदर सुंदर पीसेस रहते हैं, ऐसा लगता है ये उठा लूं वो उठा लूं, अच्छा खासा सेल होता है। नो डाउट बहुत अच्छा काम करते हैं, स्टीव जॉब जैसे आदमी को खाना खिलाया इन्होंने, पता है ना? पढ़ना, आइजैक न्यूटन की, नॉट आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन, उनकी बुक है जॉब्स नाम से, उसके ऊपर मूवी भी बनी है नेटफ्लिक्स पे, अभी मत देखना, जून के बाद देखना। ओके, प्रॉफिट अर्न बाय एप्पल फ्रॉम इट्स इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस इज अ पार्ट ऑफ इंडिया का जीडीपी, बट इंडिया के जीएनपी का हिस्सा नहीं, क्योंकि वो लेस हो जाएगा। बट दीज प्रॉफिट्स आर पार्ट ऑफ यूएसए का जीएनपी, है ना? ये यूएसए के जीएनपी का हिस्सा है, इंडिया के जीडीपी का हिस्सा है। क्या चल रहा है? नक्की ना? GNP is evaluated at market prices and therefore it is in fact GNP at MP। तो GNP सिर्फ एब्सोल्युटली GNP ये फिगर दिया है, तो NPFC में कंफ्यूज मत होना, इट इज MP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज MP। यस, जैसे आपको मैंने बोला असेट है 40,000 की, अब असेट 40,000 की इतना ही बोला है, तो ये ग्रॉस रहेगा या नेट रहेगा? ये नेट रहना एक्सपेक्टेड है, राइट है? क्योंकि से फॉर एग्जांपल ये इसी 50,000 का लिया था, अब बेचने में 50 में कोई नहीं लेगा, 40 में लेगा सब, तो इसकी वैल्यू 40 बच गई है। क्लियर हुआ? सो वैसे ही जीएनपी सिर्फ वर्ड यूज किया तो जीएनपी एमपी रहेगा जब तक एफसी नहीं बोलते। आपको पता है जीएनपी एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी प्लस फैक्ट्री इनकम अर्न्ड बाय डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वीडियोकॉन एम्प्लॉयड इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अफ्रीका में जो प्रोडक्शन किया है उसका वैल्यू यहाँ पर ऐड किया जाएगा, फैक्ट्री इनकम माइनस करना पड़ेगा, फैक्ट्री इनकम अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एम्प्लॉयड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। हमारे टेरिटरी में एप्पल बेच के जा रहा, जॉन बेच के जा रहा, वो सारा पैसा लेकर जा रहे हैं, जो लेकर जा रहे हैं वो लेस होगा। यू नो दिस, जीएनपी एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी प्लस, देखो डोमेस्टिक में एनएफआई ऐड करो नेशनल मिलेगा, और नेशनल से एनएफआई लेस करो डोमेस्टिक मिलेगा। यस, तो एनएफआई क्या है? बेसिकली इट इज अ डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट अमाउंट दैट अ कंट्री सिटीजन एंड कंपनीज अर्न अब्रॉड एंड जो फॉरेन सिटीजन और ओवरसीज कंपनी इंडिया में कमाते हैं इन दैट कंट्री, अपनी कंट्री इंडिया। तो एनएफआई बेसिकली नेट 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 कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जो हमारे एम्प्लॉइज बाहर रहते हैं कतार में, यूएसए में वगैरह वगैरह, और वहां से पैसे बेचते हैं, वो लेंगे, माइनस बाहर के लोग जो यहाँ काम करने वाले हैं उनका लेस कर देंगे, और नेट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आएगा, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एंटरप्रेन्योरशिप और रिटेन अर्निंग्स। यू गॉट दिस थिंग, राइट है? इफ ये है पॉजिटिव तो जीएनपी वुड बी ग्रेटर देन जीडीपी, बट अगर नेट फैक्टर हो गया नेगेटिव तो जीएनपी छोटा हो जाएगा जीडीपी से, वही स्टेटमेंट दिया है। तो सिंपली जैसे ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन वाज नेट, वैसे ही नेशनल इज व्हाट? डोमेस्टिक प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नेशनल। क्लियर है? ओके, नाउ एनएनपी एमपी, नेट नेशनल क्या कर रहे हैं?
जीएनपी से एनएनपी जा रहे हैं, क्या होगा? एनएनपी जा रहे हैं, माइनस डेप्रिसिएशन, इससे डेप्रिसिएशन लेस करो। ये नहीं पढ़ रहा हूं, मतलब पढ़ लिया तो एक ही चीज है। एनएनपी इज जीएनपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन। एनएनपीएमपी कैन आल्सो बी फाउंड आउट बाय एनडीपीएमपी, नेशनल है, सॉरी नेट है, डोमेस्टिक है, ये डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और एनएनपीएमपी वुड बी जीडीपीएमपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की वजह से डोमेस्टिक से नेशनल हो गया, और डेप्रिसिएशन लेस करने की वजह से ग्रॉस से नेट हो गया। समझा? अभी एमपी से एफसी पे आ रहे, छोटा सा बचा है, खत्म कर देता हूं। GDP at factor cost is GDP at market price minus net indirect taxes. अभी net indirect taxes का मतलब क्या है? Indirect taxes minus subsidies. Net indirect taxes का मतलब होता है indirect taxes minus subsidies. याद रखो, market price फेयर एंड लवली नहीं, आजकल उसका नाम फेयर एंड लवली क्या है? ग्लो एंड लवली। तो ग्लो एंड लवली बनती है 100 रुपए की, गवर्नमेंट कहती है तुमसे 18 रुपए देंगे, लेकिन भाई कुछ लोग हैं जिनके लिए ग्लो आना जरूरी है, उनके लिए 5 रुपए हम मदद कर देंगे। समझ में आ रहा है? सो उससे मार्केट में कितने बिके ये पता चल जाएगा। क्लियर? और फैक्टर कॉस्ट विल बी इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये इधर आके प्लस सब्सिडीज। क्लियर है? अब जीडीपी एफसी इज व्हाट? जीडीपी एमपी, एफसी एमपी से एफसी पर जाना है, तो एमपी से लेस क्या किया जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो टैक्सेस ऐड हो चुके और सब्सिडीज लेस हो चुके, सब्सिडीज ऐड कीजिए, टैक्सेस लेस कीजिएगा। और यही बहुत इंपॉर्टेंट, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी आ गया इसमें, ऑपरेटिंग सरप्लस दैट इज रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, और किसी भी तरीके का मिक्स्ड इनकम भी आएगा, ऐड होगा डेप्रिसिएशन। रीजन ये ग्रॉस है, ये ग्रॉस है, ग्रॉस होने से डेप्रिसिएशन रखना पड़ेगा। यही जीडीपीएफसी के बजाय एनडीपीएफसी आया, तो सिर्फ ये हटाओ, सिर्फ ये हटाओ, बाकी सब सेम रहेगा। वेजेस, एम्प्लॉइज अगर आपके लिए काम कर रहे हैं, अभी मोरे सर मुझे मदद करते हैं, सो उनको मैंने का एक फिक्स अमाउंट में देता हूँ, इट इज नॉट शेयरिंग, मुझे प्रॉफिट हो नुकसान मैं उनको दूंगा, दिस इज कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सपोज ये जगह किराए की है, मुझे रेंट देना पड़ेगा। सपोज एसी के लिए पैसे नहीं थे, मैंने ब्याज पे पैसा लिया, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और कुछ पैसा मैं घर पे लेके जाता हूँ। ये सारा कभी हो सकता है जगह मेरी खुद की है तो रेंट नहीं देना पड़े, मुझे रेंट भी मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा, मिक्स्ड इनकम। मैं काम भी कर रहा हूँ, मैं बढ़ा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा पैसा टीचर के तौर के ऊपर भी ड्रॉ कर सकता हूँ, तो मुझे कॉम्पेंसेशन भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा। सही है? एट द सेम टाइम कल हमने देखा बेंच थोड़े से घिस जाते हैं, सो दैट वुड बी हैपनिंग डेप्रिसिएशन। ये टेबल आउटरेट नॉनसेंस है, नहीं पढ़ा बिल्कुल भी तो भी चलेगा, किसी काम का नहीं, ये हम देख चुके शुरुआत में ही, एक बार गो थ्रू जरूर करना। ठीक है, हम यहाँ पर रुकेंगे अभी, ये पूरा हमारा बाकी रहेंगे, पर कैपिटल इनकम, पर्सनल इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। चलो रुकते हैं अभी, बाय बाय।